मेरा नाम अविनाश है। मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और मैंने एक छोटे से गांव में जन्म लिया था। मेरी परवरिश भी उसी गांव में हुई। माता पिता ने मुझे खूब पढ़ाया लिखाया, कामयाब बनाया और फिर अपनी पसंद के मुताबिक मेरी शादी कर दी। जिस लड़की से मेरी शादी की थी वो बहुत अच्छी थी। शादी के बाद उसके साथ 1 साल कैसे और कब गुजर गया पता ही नहीं चला। फिर मेरे पिताजी की मौत हो गई। उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से गांव में जो जमीनें खरीदी थी वो सब मेरे नाम कर दी। उनको मुझसे बहुत उम्मीदें ख्वाहिशें थी। मैं भी शहर में अच्छी नौकरी करने लगा था। शादीशुदा जिंदगी भी अच्छी चल रही थी, लेकिन एक बात थी जो मेरे दिल में बैठी हुई थी, शायद मेरी ख्वाहिश थी। वो ये थी कि मैं जल्द से जल्द पिता बनना चाहता था, वो भी एक बेटे का, ताकि मेरा नाम हो, मेरा परिवार आगे बढ़े, मेरा वारिस इस दुनिया में आए। बेटा ही तो नाम रोशन करता है, बेटा ही तो जायदाद संभालता है, बेटा ही तो अपने पिता का सहारा बनता है। इसीलिए मैं चाहता था कि ऊपर वाला मुझे बेटा दे। शादी को जब पूरा 1 साल हो गया तो मेरी पत्नी को गर्भवती होने की गुड न्यूज मिली। मेरी माँ भी उसके लिए बहुत प्रार्थना कर रही थी कि वो बेटे को ही जन्म दे। मैं भी अपने दिल में प्रार्थना किया करता था कि मुझे बेटा चाहिए और ऊपर वाला मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे। फिर एक दिन मेरी पहली औलाद हुई, लेकिन वो बेटी थी। सच कहूँ तो मैं खुश नहीं हुआ था, मेरा चेहरा उदास हो गया था। वो मेरी पहली औलाद थी, मैंने उसे एक बार भी गोद में नहीं लिया था, न उसे प्यार किया था। लोग कहते थे कि बेटी तो पिता की जान होती है, लेकिन मेरे लिए वो बस एक उदासी बनकर आई थी। मेरी पत्नी ने काफी कोशिश की कि मेरा दिल नरम हो जाए, मैं अपनी बेटी से मोहब्बत करने लगूं, उसका मासूम चेहरा देखकर मेरा दिल पिघल जाए, लेकिन मेरा दिल खुशी नहीं था। तो फिर मैं उससे मोहब्बत कैसे करता या उसे प्यार भरी नजरों से कैसे देख सकता था। फिर मेरी बेटी 1 साल की हो गई। उसका नाम भी मेरी पत्नी ने खुद ही रखा, रोशनी। वो कहती थी कि ये सारे समाज की रोशनी बनेगी, मगर मैं उसकी फालतू बातों पर खामोश रहता था। रोशनी खेलते खेलते मेरे करीब आ जाती थी। वो चाहती थी कि मैं उसे अपनी गोद में लूं, उसे प्यार करूं, लेकिन मैंने तो उसे पलटकर भी कभी देखा ही नहीं था। फिर 1 साल गुजरा तो फिर से मेरी पत्नी को गर्भवती होने की खुशी मिली। इस बार मैंने सोच लिया था कि अब की बार तो बेटा ही हो, ऊपर वाला मेरी प्रार्थना सुन ले। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि कोशिश करना कि इस बार बेटा होना चाहिए। वो खामोश हो गई। उसकी आंखों में सवाल था जिसका मेरे पास कोई जवाब नहीं था। वो कहने लगी कि अविनाश, ये सब कुछ तो ऊपर वाला करेगा, मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। लेकिन मैंने साफ शब्दों में कह दिया था कि मुझे बेटा ही चाहिए। बस उस दिन के बाद वो हमेशा खामोश रहने लगी थी, शायद प्रार्थना करने लगी थी कि बेटा ही हो जाए, क्योंकि वो जानती थी कि जब मैं अपनी पहली बेटी से मोहब्बत नहीं करता तो दूसरी बेटी हुई तो उससे भी नहीं करूंगा। इसलिए अब उसकी भी ख्वाहिश यही थी कि बेटा हो जाए। मेरी जिद, मेरे शब्द उस पर बोझ बन गए थे। और फिर वो दिन भी आ गया जब दूसरी बार भी मेरी पति ने बेटी को ही जन्म दिया। अस्पताल में जब मैंने सुना कि दूसरी भी बेटी हुई है तो मैंने चिल्लाकर कहा कि दूसरी भी बेटी। मेरा मूड खराब हो गया, जिस पर मेरी पत्नी की खुशियां भी धीमी पड़ गई थी। मगर वो तो उसकी माँ थी, उसने उसको जन्म दिया था। मैं भले ही अपनी बेटियों से मोहब्बत नहीं करता था, लेकिन वो दोनों बेटियों से बराबर की मोहब्बत करती थी। मैं पूरी तरह से खामोश हो गया था। मेरी पत्नी भी मुझसे अब कोई बात नहीं करती थी। मेरी ख्वाहिश फिर से टूट गई। रोशनी छोटी छोटी बातें करती, शरारतें करती, मगर मेरे दिल पर उसकी शरारतें कोई असर नहीं करती थी। मेरी पत्नी ने मुझे कई बार समझाया था, मेरे आगे हाथ जोड़े थे कि ये भी तो आपका ही खून है, बेटियां बेटा बनकर दिखा देती हैं, लेकिन मेरा बिहेवियर वही रहा। तीसरी बार फिर से मेरी पत्नी गर्भवती हुई तो मैंने अपनी पत्नी को साफ शब्दों में कह दिया था कि अगर तुमने बेटा पैदा नहीं किया तो इस बार मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। वो मेरी बात सुनकर खामोश हो गई, फूट फूट कर रोने लगी। मेरी माँ ने भी मुझे बहुत समझाया कि बेटा, ये सब कुछ उसके हाथ में नहीं है। अगर तुम्हारे भाग्य में ही बेटा नहीं है तो फिर कोई क्या कर सकता है। उस बेचारी को परेशान मत करो, ऊपर वाले से प्रार्थना करते रहो। अगर वो चाहेगा तो तुम्हें बेटे का पिता जरूर बनाएगा। मगर मैंने तो कह दिया था कि मुझे बेटा चाहिए, बेटा हुआ तभी मैं इसके साथ रहूंगा, वरना इसे डिवोर्स दे दूंगा। मेरी पत्नी रोज रात को रोती रहती थी, प्रार्थना करती रहती थी। उसके चेहरे की मुस्कुराहट तो जैसे कहीं गायब हो गई थी। दोनों बेटियों का बराबर से ख्याल रखती थी। मेरी माँ को मेरी ये बात बुरी लगी थी। वो पूरी तरह से अपनी बहू की साइड में थी, मगर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। और फिर वो समय भी आ गया कि तीसरी बार भी मेरी पत्नी ने बेटी को जन्म दिया। अब की बार मेरे पास गुंजाइश नहीं बची थी। मेरा खून खौल उठा।
मेरी पत्नी ने मुझे रोते हुए देखा, बेटी को गोद में दिया, लेकिन मैंने उसे अपनी गोद में नहीं लिया। वो समझ गई थी कि अब बेटी पैदा करने का अंजाम क्या होने वाला है। मैं उसे अस्पताल में ऐसी हालत में छोड़कर घर आ गया था। अगले ही दिन मैंने वकील से डिवोर्स के पेपर तैयार करवाए और जैसे ही मेरी पत्नी अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आई, मैंने वो उसके मुंह पर मार दिए और कहा कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। एक बेटा मुझे नहीं दे सकी तो सारी जिंदगी मेरे साथ क्या निभाओगी। वो रो रही थी, मेरे कदमों में गिर गई। अविनाश, अगर मेरे हाथ में होता तो मैं तुम्हें सारे जहां की खुशियां लाकर दे दूं, लेकिन ये चीज मेरे हाथ में नहीं है। ये सब तो ऊपर वाले की देन है। तुम समझते क्यों नहीं हो? प्लीज तुम मुझे मत छोड़ो। मैं कहाँ जाऊंगी? मैंने कहा कहीं भी जाओ, मगर मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से निकालने का फैसला कर चुका हूँ। माँ कहने लगी कि नहीं बेटा, तुम ऐसा मत करो, इस बेचारी को मत छोड़ो। तुम जानते हो कि इसके माता पिता भी नहीं है, ये अकेली है। अब इसके लिए तुम और इसकी बेटियां ही सहारा है बेटा। इस बेसहारा का दिल मत दुखाओ। मैंने कहा माँ, आप भी इसकी तरफदारी करती हो। अगर इसका सहारा इसकी बेटियां हैं, तो ये अपनी बेटियों के साथ ही रहे। मैं भी तो आप लोगों का सहारा बना हूँ ना। अगर मेरा बेटा हो जाएगा तो वो मेरा सहारा बनेगा। आप लोग ये बात समझते क्यों नहीं है? लेकिन मैंने किसी की एक न सुनी। माँ फिर भी मेरी पत्नी की तरफदारी करती रही और कहने लगी कि बहू इस घर से कहीं नहीं जाएगी, ये उसका घर है और वो यहीं पर रहेगी। मैंने कहा ठीक है, तो फिर या तो ये और इसकी बेटियां इस घर में रहेंगी या फिर मैं। मैंने अपना सामान पैक किया और मैं अपना घर छोड़कर आने लगा था। वैसे भी मेरा शहर रोज का आना जाना था, मैं वहीं नौकरी किया करता था। मैंने सोच लिया था कि मैं शहर में ही कोई किराए का मकान देख लूंगा, वहाँ नौकरी भी करता रहूंगा और वहीं रहता भी रहूंगा। मगर मैंने अपने परिवार से सारे संबंध खत्म कर दिए थे। मेरी माँ और पत्नी मेरे पैरों में गिरकर फूट फूट कर रो रही थी, मगर मैंने किसी की एक न सुनी और मैं उनको रोता हुआ छोड़कर उस घर से और उनसे सारे संबंध खत्म करके निकल आया था। मैंने शहर आकर अपनी नई जिंदगी शुरू कर दी थी, उम्मीद के साथ। मैंने सोच लिया था कि अब मेरी पहली डाइवोर्स तो हो चुकी है, मैं यहाँ दूसरी शादी कर लूंगा। उस समय मुझे कोई दुख नहीं था, कोई अफसोस नहीं था, बस एक जिद थी कि मैं शादी करूंगा और बेटे का पिता बनूंगा, उसको अपना वारिस बनाऊंगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं किस चीज का वारिस चाहता था, जमीन का या अपनी बेरहमी का। शहर आकर जैसे मैं अपनी पुरानी जिंदगी को पूरी तरह से भूल गया था। वो घर, वो गांव, पत्नी और बेटियां, वो सब जैसे मेरी जिंदगी में कभी था ही नहीं। यहाँ मुझे एक सुंदर लड़की मिल गई जिसके घर में खुद ही रिश्ता लेकर पहुँच गया था। उसके माता पिता गरीब थे, वो भी यही चाहते थे कि उनकी बेटी की कहीं शादी हो जाए, तो उन्होंने खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी मेरे साथ करवा दी। कुछ दिन में उसके साथ किराए के घर में ही रहा, लेकिन उसके बाद मैंने अपनी मेहनत की कमाई से अपने लिए एक छोटा सा घर भी खरीद लिया था। मैं गांव से अपनी सारी जायदाद के पेपर्स, अपने कपड़े, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, यहाँ तक कि अपनी हर छोटी से छोटी चीज को लेकर आया था, क्योंकि मैं जानता था कि अब मुझे कभी वहाँ पर वापस नहीं जाना। ये लड़की बहुत ही अच्छी थी, इसका नाम सुहाना था। मैंने इसे अपनी जिंदगी के बारे में बता दिया था, तो इसने मुझे उम्मीद दिलाई थी कि ये मुझे बेटे का पिता जरूर बनाएगी। वक्त गुजरता गया और मैं 1 साल के अंदर ही बेटे का पिता बन गया था, जिसकी मुझे बेहद खुशी थी। मगर मेरी ये खुशी अचानक फीकी पड़ गई। गांव से फोन आया कि तुम्हारी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई है। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आए थे। मैं अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करता था। गांव से जिसने मुझे फोन किया था, उसने कहा था कि अपनी माँ का अंतिम संस्कार करने के लिए आ जाओ, मगर मैं नहीं गया। यहाँ मैं अपने बेटे के साथ अपनी खुशी डबल करना चाहता था। मैं भले ही गांव नहीं गया, मैंने अपनी माँ का अंतिम संस्कार भले ही नहीं किया, लेकिन बेटा मिलने की जो खुशी मुझे होनी चाहिए थी, वो माँ की मौत की खबर सुनकर फीकी और अफसोस भरी हो गई थी। कुछ दिन गुजरे तो माँ की मौत का दुख भी दिल से निकल गया। मेरी नजरों में मेरी दूसरी पत्नी की इज्जत बहुत बढ़ गई थी, क्योंकि उसने मुझे एक बेटे का पिता बनाया था। मैं उसकी हर ख्वाहिश पूरी किया करता था। उसके लिए मैंने घर में नौकरानी भी रखती थी, ताकि उसे घर का काम ना करना पड़े और वो ज्यादा से ज्यादा मेरे बेटे का ख्याल रखे। मैं अपने बेटे की हर जिद को खुशी से पूरी किया करता था। वो मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी था। फिर ऊपर वाले ने मुझे दूसरा भी बेटा दिया, तो मेरे घमंड को जैसे पड़ लग गए थे। मेरे सपने हकीकत में बदल गए। मैं अपने बेटों के साथ बहुत खुश रहने लगा। मैं खुद से कहता कि अविनाश, तुम्हें अपनी जमीनों का वारिस, तुम्हारे नामों का वारिस, तुम्हारे खानदान को आगे बढ़ाने वाले बेटे मिल गए। मुझे कभी भी अपनी पुरानी पत्नी और अपनी 3 बेटियों की याद नहीं आई, जिन्हें छोड़कर मैं आगे बढ़ गया था।
मैं अपने बेटों से बहुत प्यार किया करता था, कभी उनको डांटा भी नहीं था। वो अपने मुंह से जो भी ख्वाहिश निकालते, मैं उन्हें फौरन ही पूरी कर दिया करता था। मेरी पत्नी भी उनसे कुछ इसी तरह का प्यार करती थी और हम दोनों ने मिल बांटकर उनको बहुत लाडला बना दिया था। मेरे बेटे स्कूल में किसी से झगड़ा करते या गली मोहल्ले में उनकी किसी से लड़ाई हो जाती तो मैं अपने बेटों को ना तो समझाया करता था ना डांटा करता था, बल्कि दूसरों को ही गलत कहता था। और अगर कोई हमारे घर शिकायत लेकर आ जाता तो मैं उससे कहता कि तुम लोग मेरे बेटों से जलते हो। मेरे बच्चे छोटी उम्र से ही बहुत शैतानी किया करते थे। मेरी पत्नी भी अब मेरी जैसी ही बन गई थी। वो बच्चों की बहुत साइड लिया करती थी। अगर मैं कभी तंग आकर उन्हें कुछ समझाया करता तो वो फौरन दीवार बन जाती थी। कहती कि अविनाश, बच्चों को तंग मत किया करो। हम दोनों ने बच्चों को उनकी गलतियों पर डांटने के बजाय उल्टा उनको बिगाड़ दिया था। मेरे बेटे हर दूसरे तीसरे दिन गली के किसी न किसी बच्चे को मार कर आते या फिर उनका सर फोड़ कर आते थे। मैंने कभी उनको इस बात पर डांटा नहीं था, न रोका था। बस मैं उनकी ऐसी हरकतों पर और ज्यादा खुश होता था कि उनसे अपना बचाव करना आता है। मेरे बच्चे बहुत बदतमीज थे, बड़ों से भी तमीज से बात नहीं करते थे। मुझे सब कुछ पता होता था, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं करता था, बल्कि अपने बच्चों की ऐसी हरकतों पर खुश हुआ करता। जैसे जैसे मेरे बेटे बड़े हो रहे थे, उनकी जुबान, हरकतें और बिहेवियर मेरे काबू से बाहर होते जा रहे थे। मैं उनके आगे खामोश था क्योंकि वो मेरे वारिस थे। मेरे दिमाग में यही बात बैठ चुकी थी कि ये दोनों मेरे बाद मेरे नाम को आगे बढ़ाएंगे। मेरी हर चीज के हकदार यही है। मैं समझता था कि मेरे बेटे मेरे वारिस मेरी ताकत हैं, लेकिन मैं नहीं जानता था कि जिन्हें मैंने सर पर बिठाया है वही एक दिन मुझे जमीन पर गिरा देंगे। अब मेरे दोनों बेटे जवान हो चुके थे। एक दिन मेरे बड़े बेटे ने मुझे ही ऊंची आवाज में जवाब दिया। जब मैं उसे काम के बारे में कुछ समझा रहा था, उसने कहा कि पिताजी, हमेशा हमें समझाते रहते हो। बचपन में तो कभी आपने हमें गलतियां करने से नहीं रोका, और अब काम में अगर कोई गलती हो जाती है तो ज्ञान देने लग जाते हो। अब हम बच्चे नहीं रहे। मैं उसकी बात पर खामोश हो गया। एक दिन मेरा बड़ा बेटा मेरे पास आया। मैं अपने ऑफिस का काम निपटाने की कोशिश कर रहा था। वो मेरे पास बैठते हुए कहने लगा कि पिताजी, मुझे शादी करनी है। उसे शादी करनी थी, मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं था, लेकिन जब उसने मुझे लड़की के बारे में बताया तो मुझे गुस्सा आ गया, क्योंकि लड़की मेरे बिजनेस पार्टनर की बेटी थी। वो उससे मोहब्बत करने लगा था। मैं उस लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि उसके पिता ने पार्टनर होते हुए मुझे बेवकूफ बनाया था। खुद अपना फायदा देख रहा था और मुझे काफी हद तक पीछे कर दिया था, लेकिन फिर भी मुझे इतना फर्क नहीं पड़ा था। मुझे उससे इसी बात का गुस्सा था। मैंने अपने बेटे को समझाया कि उसका पिता मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और तुम ऐसी लड़की को पसंद कर बैठे हो। उसने कहा कि पिताजी, आपको उसके पिता पसंद नहीं है, लेकिन मुझे वो लड़की बहुत पसंद है। बस आप मेरा रिश्ता मांग लो। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी शादी उस लड़की के साथ नहीं होने दूंगा। उस समय तो मेरा बेटा खामोश हो गया था। सिर्फ इतना कहकर वहाँ से चला गया कि वारिस तो पैदा कर लिए, पर उनकी ख्वाहिशों का आपको कोई एहसास नहीं है। मैं खामोशी से अपनी जगह बैठा रहा। वक्त इसी तरह से गुजरता गया। मेरे दोनों बेटे जवान होने के साथ साथ काफी समझदार भी हो गए थे। मैं बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंच चुका था। अब मुझसे ऑफिस भी नहीं जाया जाता था, बस घर में ही रहने लगा और घर का माहौल देखता रहता। अपने बेटों को मैंने बड़े लाड प्यार से पाला था, उनकी हर बात को माना। वही अब मेरे लिए लाचारी का रास्ता बना रहे थे। मेरी पत्नी, जिसे भी मैंने बहुत इज्जत दी थी, अपने सर पर बिठाया था, वो अब छोटी छोटी बातों पर झुंझला जाती थी, मुझे ताने दिया करती थी। उसके चेहरे में अजनबियत आ गई थी। एक दिन बड़े बेटे ने कहा कि पिताजी, आपका कमरा हमारे कमरे के जस्ट बराबर में ही है। आप सारी रात खांसते रहते हो, जिसकी वजह से हमें नींद नहीं आती। छोटे बेटे ने भी कुछ ऐसा ही कहा। मेरी पत्नी खामोशी से दरवाजे पर खड़ी हुई सब कुछ देख रही थी, लेकिन उसने कोई शब्द नहीं कहा। मैंने नजर झुका ली। अब मेरी बोलने की हिम्मत नहीं थी। मैं उन लोगों के लिए बूढ़ा हो चुका था, बेकार हो चुका था। मेरा बिस्तर और कुछ पुरानी चीजें उन्होंने स्टोर रूम में रख दिया था। स्टोर रूम की छत से पानी टपकता था। कमरे में सीलन थी। वो घुटन थी जो शायद किसी ने बरसों से महसूस नहीं की हो, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने सब्र किया और सोचा कि कम से कम मेरे सर पर छत तो है। मैं वही अविनाश था जो जमीनों का मालिक हुआ करता था, जो वारिसों के सपने देखता था। छत से पानी टपकता तो मैं चादर में मुंह छुपा लिया करता था। कभी कभी खांसी के दौरे उठते। मेरी पत्नी को भी मेरी कोई फिक्र नहीं थी। मैं ये समझता रहा कि मैं खुश नसीब हूँ
क्योंकि मैं अपने बेटों के पास हूँ। कभी मुझे कमरे की खिड़की से उनकी बातों की आवाज आया करती थी। वो हंसते हुए अपनी माँ को मेरी कमजोरी बताया करते। कभी कभी दिल करता कि दरवाजा खोल कर कहूँ कि मैं वही आदमी हूँ जिसने तुम्हें इज्जत दी और प्यार से पाला, लेकिन मेरी जबान साथ नहीं दे रही थी। शरीर भी अब हिम्मत हार चुका था। पत्नी कभी खुद खाना देने आती तो कभी नौकरानी के हाथ भेज दिया करती थी, लेकिन उसका बिहेवियर भी अब काफी बुरा हो चुका था, जैसे मैं इन सबके लिए बोझ बनकर रह गया हूँ। मैंने उनकी ऐसी हरकतें देखकर खुद को समझा लिया था कि मेरे 2 बेटे हैं, मैंने उन्हीं के लिए सब कुछ छोड़ा था और उन पर भरोसा किया था, मगर अब वो मेरे साथ जैसा कर रहे थे उस हिसाब से वो मेरे भरोसे के लायक नहीं रहे। मैं इस स्टोर रूम में अकेला पड़ा रहता था। किसी को मेरी कोई फिक्र नहीं थी, कोई मुझे पूछने वाला भी नहीं था। एक दिन मुझे बाहर से चहल पहल की आवाज आ रही थी। मैंने खिड़की से झांककर अपनी पत्नी से पूछा कि क्या बात है, किस बात की चहल पहल है। तो उसने कहा कि हमारे बड़े बेटे पवन ने अपनी मर्जी से शादी कर ली है। मैंने चौंक कर कहा कि उसी लड़की से जिसके साथ वो शादी करना चाहता था। वो हंसते हुए कहने लगी कि हाँ, जैसे आप नहीं मान रहे ऐसे ही उस लड़की का पिता भी नहीं मान रहा था, तो मेरा बेटा उसे भगा कर ले आया। मैं बहू के स्वागत की तैयारी कर रही हूँ। ये सुनकर मेरा खून खौल उठा था। मुझे बहुत गुस्सा आया था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था। जिन बेटों के लिए मैंने इतनी कुर्बानियां दी, हर रिश्ते को छोड़ा, आज मेरे अपने ही बेटे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला खुद कर रहे थे और ना ही मैं उनकी खुशी में शामिल हूँ। लेकिन दिल में एक उम्मीद थी कि शायद बहू आएगी तो घर का माहौल कुछ बदल जाएगा, लेकिन मैं गलत था। अब मेरी जिंदगी का हर दिन स्टोर रूम के इस अंधेरे में खामोशी से और अकेलेपन के साथ गुजर रहा था। मैं खुद को तसल्ली दिलाता रहा कि मैं वो बदनसीब नहीं जो लवारिस हूँ। मेरा सहारा मेरे बेटे हैं। आज बुरा है तो कल अच्छा भी होगा, यही सोचकर हर रात आंख बंद कर लेता। लेकिन शायद मुझे अंदाजा नहीं था कि ये सिर्फ शुरुआत है। जो दुख मैं सह रहा था वो अंजाम नहीं था, बल्कि एक सजा थी जो अभी काटनी बाकी रह गई थी, जो मेरे अपनों ने ही मुझे दी थी। मैं अपने ही घर के स्टोर रूम में कैद होकर रह गया था। वो दिन हमेशा मेरे याद में रहेगा जब मैं एक दिन अपनी मर्जी से स्टोर रूम से बाहर चला गया। मुझे बहुत तेज बुखार था, मेरा शरीर कांप रहा था। कई दिन से मुझे खांसी हो रही थी। मैं चाहता था कि दवाई ले लेता हूँ, शायद बाहर खुली हवा में कुछ देर के लिए बैठ जाऊंगा तो मेरी तबीयत थोड़ी बहाल हो जाएगी। मैं ड्राइंग रूम के पास से गुजरा तो मेरे बड़े बेटे की पत्नी मुझे देखकर चीख पड़ी। कहने लगी कि आप बाहर क्यों निकल आए हो, आप बीमार हो और आप हमें भी बीमार कर दोगे। तभी मेरा छोटा बेटा आया और गुस्से से मेरा बाजू पकड़कर कहने लगा कि पिताजी, कितनी बार कहा है कि स्टोर रूम से बाहर मत निकला करो, हर समय खांसते रहते हो, आप हमें भी अपनी बीमारी लगाना चाहते हो क्या। मैंने कहा बेटा, बस 2 मिनट हुए हैं, थोड़ी देर बैठने दो। अंदर सांस बंद हो रही थी, लेकिन मेरी बात सुनने वाला कोई नहीं था। छोटे बेटे ने जोर से मेरा कंधा झटक दिया और कहने लगा कि वापस अंदर जाओ और अब निकलने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी वजह से हम सब बीमार हो गए तो कौन संभालेगा। मैं खामोशी से वापस स्टोर रूम में आ गया था। वहाँ एक छोटा सा पंखा भी नहीं था, बहुत ज्यादा घुटन थी। एक दिन सुबह के समय मुझे बहुत तेज प्यास लग रही थी। कमरे में पानी खत्म हो गया था। मैंने आवाज लगाकर पानी मांगा तो बहू पानी का गिलास लेकर आई। कहने लगी कि आपको बाहर आने की कोई जरूरत नहीं है, बस ग्लास ले लीजिए, मैं अंदर नहीं आऊंगी क्योंकि आप बीमार हैं, आपका इन्फेक्शन मुझे भी लग सकता है। मैंने कांपते हाथों से पानी का गिलास पकड़ा तो वो जमीन पर गिर गया। बहू वहाँ से चली गई। उसने मुझे दोबारा पानी नहीं दिया। मैंने खुद ही हल्का सा दरवाजा खोलकर कांच के टूटे हुए टुकड़े उठाए और समेटता रहा ताकि किसी को तकलीफ न हो। कुछ दिन और ज्यादा दर्दनाक गुजर रहे थे। मेरे पेट में एक दिन बहुत तेज का दर्द उठा। मैं जोर जोर से चिल्ला रहा था, मगर किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी। मैं आवाज देता रहा, दरवाजा खटखटाता रहा। थोड़ी देर बाद मेरा छोटा बेटा आया और कहने लगा कि क्या है पिताजी, किस बात का शोर मचाया हुआ है। मैंने कहा बेटा, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मुझे कोई दवाई दे दो या फिर डॉक्टर के ले चलो। उसने कहा कि कोई दर्द नहीं है, सब आपके बाहर निकलने के नाटक है, आपने खा लिया होगा कुछ उल्टा सीधा, इसलिए दर्द हुआ है। मना किया है ना कि ज्यादा मत खाया करो, 2-3 दिन भूखे रहोगे तो पेट का दर्द ठीक हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं है दवाई की। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। मेरे इतनी तेज दर्द हो रहा था कि मैं दर्द से तड़पते तड़पते बेहोश हो गया। मुझे याद है जब मुझे होश आया तो मैं वहीं स्टोर रूम की जमीन पर था। मुझे देखने वाला कोई नहीं था। खामोशी से बैठा रहा।
मेरी जिंदगी बहुत बुरी गुजर रही थी। एक दिन मैंने स्टोर रूम में मौजूद पुराने संदूक से कंबल निकाल लिया और उसमें लिपटकर सोने लगा। उसी समय बड़ा बेटा आया और कंबल जोर से खींचकर कहने लगा कि ये क्या गंदगी फैला रखी है आपने, इस कंबल की वजह से बदबू फैल रही है पूरे घर में, इन पुरानी चीजों से बीमारियां फैलती हैं। मैंने रिक्वेस्ट की कि बेटा इसे मेरे पास रहने दो, मुझे रात को सर्दी लगती है, मगर उसने उसे उठाकर बाहर फेंक दिया। उनकी ये सारी हरकतें मेरे दिल पर गहरे जख्म छोड़ रही थी। अब मैं किसी की बात पर यकीन करने के काबिल नहीं रहा था। मेरा भरोसा, मेरी मोहब्बत सब रौंदी जा चुकी थी। मेरी पत्नी, जिसकी हर ख्वाहिश मैंने पूरी की थी, आज उसकी हर ख्वाहिश उसके बेटे पूरी कर रहे थे तो उसे अपना पति बुरा लग रहा था। ऐसी तकलीफ के समय में मुझे अपनी पत्नी और अपनी वो 3 बेटियां याद आई थी, जिनको मैं कई सालों पहले छोड़कर यहाँ शहर वापस आ गया था। मैंने सोचा शायद आज अगर वो मेरे साथ होती तो शायद वो मेरी सेवा करती। अब मैं अपने बेटों की हरकतें और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैं अपनी जिंदगी के वो दिन कभी नहीं भूल सकता था। मेरा छोटा बेटा कमरे में आया, उसके हाथ में एक फाइल थी और चेहरे पर अजीब सी सीरियसनेस थी। उसने आकर कहा कि पिताजी, इन पेपर्स पर साइन कर दो, ये घर और आपकी जमीन के कागजात हैं। हम चाहते हैं कि आप इन्हें हम दोनों भाइयों के नाम कर दो। अब आप बीमार रहते हो, मैं चाहता हूँ कि ये काम आपके जीते जी हो जाए। ये सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे शरीर से जान निकाल ली हो। मुझे लगा कि शायद मैंने कुछ गलत सुन लिया है। मैंने धीरे से पूछा कि क्या कहा तुमने? उसने फाइल आगे बढ़ाते हुए कहा कि ये सब कुछ वैसे भी हमारा है, आप ही तो कहते थे कि हम वारिस हैं, तो फिर ये कानूनी कार्यवाही भी पूरी कर दीजिए। मैंने कहा तुम दोनों मेरे वारिस हो, सब कुछ तुम्हारा ही है, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ ये सब मेरे नाम पर ही रहेगा। ये तुम्हारा हक है, लेकिन मेरे मरने के बाद। तभी मेरा बड़ा बेटा कहने लगा, जो दरवाजे पर खड़ा हुआ सब कुछ सुन रहा था, आप तो बीमार रहते हो, अब आपके मरने में समय ही कितना रह गया। जब हम इसके वारिस हैं तो आप ये सब कुछ हमें दे क्यों नहीं देते। वो दोनों एक साथ थे और एक ही भाषा बोल रहे थे। उनकी माँ पीछे खड़ी हुई थी। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि बेटा ये सब कुछ तुम्हारा है, बस मैं अभी ये सब कुछ तुम्हारे नाम नहीं करूँगा। बड़े बेटे ने गुस्से से कहा कि हम अब छोटे बच्चे नहीं रहे, सब कुछ जानते हैं, आपको हम पर भरोसा नहीं है, आप चाहते हो कि मरने के बाद हम सब हासिल करें। छोटा बेटा कहने लगा कि हम आपकी औलाद है या फिर नौकर। वो दोनों बहुत भड़क रहे थे, बहुत गुस्सा कर रहे थे। मैंने कहा कि मेरी बात तो सुनो, सब कुछ तुम्हारा ही है, लेकिन अभी वक्त नहीं आया। मेरी पत्नी, जो काफी देर से खामोश खड़ी हुई थी, अब उनके साथ साथ बोलने लगी। उसने भी मुझे ताने दिए और कहने लगी कि अविनाश, तुमने आखिर हमें दिया ही क्या है, सिर्फ वादे। अब जब ये सब बेटों का हक है तो फिर तुम घर का माहौल क्यों खराब कर रहे हो। मेरी आंखों के सामने वही नजारा था जो मैंने अपनी पहली पत्नी के लिए खुद बनाया था। आज वही अंजाम मेरे सामने था, लेकिन कैरेक्टर बदल चुके थे। उसी दिन मेरे बेटों ने मेरा सामान उठाया और मुझे दरवाजे की तरफ धकेल दिया। छोटे बेटे ने कहा कि आपको यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, जब आप सब कुछ हमारे नाम कर दोगे तभी इस घर में रहने दिया जाएगा। उन्होंने मिलकर मुझे घर से निकाल दिया। मेरे कदम खुद ब खुद सड़क पर चलने लगे। मेरे साथ ना कोई बैग था, ना कोई सामान था, ना पैसे थे, सिर्फ आंखों में आंसू थे और कमजोर सा शरीर। सामान तो उन लोगों ने फेंक दिया था, लेकिन मेरे शरीर में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपना सामान उठाकर सड़क पर इधर से उधर फिर सकूं। अपने ही शहर की गलियां मुझे अजनबी लगने लगी थीं। हर तरफ अजीब सा शोर गूंज रहा था, लेकिन मेरे अंदर की खामोशी चीख रही थी। मैं एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और सोचने लगा कि अविनाश, तुम जो कभी अपनी जमीनों के वारिस के सपने देखते थे, आज उन्होंने ही तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा। अब मैंने फैसला कर लिया था कि मुझे कानून का सहारा लेना है। पुलिस स्टेशन जाऊंगा। आखिरी समय में ये बात मैंने अपने बेटों को भी समझाई थी, तो वो दोनों हंसने लगे, कहने लगे कि ठीक है, जहां जाना है चले जाओ, कानून भी जानता है कि ये सब कुछ हमारा है, आप हमें रोक नहीं सकते। उनकी बातें मेरे कानों में अभी तक गूंज रही थी, लेकिन मैं खामोश रहा। मैं थके हुए कदमों से पुलिस स्टेशन पहुंचा। तभी एक हवलदार ने मुझे तरस भरी नजरों से देखा। कुछ देर के बाद एक कांस्टेबल मेरे पास आया और कहने लगा कि क्या परेशानी है। मैंने कहा कि मुझे एसपी से मिलना है। उसने कहा कि आपका नाम क्या है। मैंने जवाब दिया और अपना आईडी कार्ड भी दिखाया, जो हमेशा मेरे कपड़ों की जेब में रखा रहता था। उसने मेरा आईडी कार्ड ध्यान से देखा और फिर मेरे चेहरे की तरफ गौर से देखने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। उसने कहा कि आपको क्या परेशानी है। मैंने उसको सब कुछ बता दिया कि मेरे 2 बेटे हैं,
मैंने उनके लिए सब कुछ छोड़ा, पहली पत्नी, 3 बेटियां, सारी जिंदगी उनका ख्याल रखा, लेकिन आज उन्हीं बेटों ने मुझे मेरे घर से निकाल दिया, सिर्फ मेरी जायदाद के लिए। पूरी बात सुनने के बाद उसने कहा कि आपको पता है कि यहाँ की एसपी कौन है? मैंने नहीं में सर हिलाया। वो धीरे से मेरे करीब आया और कहने लगा कि यहाँ की एसपी मैडम का नाम रोशनी अविनाश वर्मा है। उसकी बात सुनकर मेरा दिल जैसे एक लम्हे के लिए खामोश हो गया था। मैंने कहा, रोशनी अविनाश वर्मा? अविनाश वर्मा तो मैं हूँ और रोशनी मेरी बड़ी बेटी का नाम है। मेरे होठ कांपने लगे। रोशनी, वो तो मेरी बड़ी बेटी। वो कहने लगा कि जी, और उनकी फाइल के साथ आप ही का कार्ड लगा हुआ है, इसलिए मैं आपको पहचान गया और समझ गया कि आप उनके पिता हो। ये सुनकर मैं हैरान रह गया। मेरे दिमाग में अपनी बेटी की पुरानी तस्वीर घूमने लगी। वो मासूम सी बच्ची जिसे मैंने कभी गोद में भी नहीं उठाया था, जो मेरी उंगली पकड़ने के लिए तरसती रही, जिसकी बातों को मैंने कभी अहमियत नहीं दी, वही रोशनी आज एसपी बन गई है। कांस्टेबल तो वहां से चला गया था। थोड़ी देर के बाद मुझे एसपी के केबिन में भेज दिया गया। मेरे दिल में डर और शर्मिंदगी थी, लेकिन एक उम्मीद थी कि शायद मेरी बेटी भी मुझे देखना चाहेगी। क्या वो सच में मेरी बेटी है? मैंने उस समय अपनी बेटियों को छोड़ा था जब वो बोलना भी नहीं जानती थी। कांस्टेबल मुझे अपने साथ एसपी के केबिन में लेकर गया। दरवाजा खुला तो सामने ही कुर्सी पर सुंदर से चेहरे वाली वर्दी में एक लड़की बैठी हुई थी। उसका चेहरा बिल्कुल मेरी पहली पत्नी के जैसा था और मैं उसे पहली ही नजर में देखकर पहचान गया था। उसके चेहरे पर जो मासूमियत बचपन में थी, वो आज मजबूती जैसी थी। मुझे उसके सामने कुर्सी पर बैठा दिया गया। उसने कहा कि जी, आपको क्या काम है? मैंने अपने अंदर हिम्मत इकट्ठा की और कहा कि मेरी बेटी रोशनी। यही वो शब्द थे जो मेरे मुंह से निकले और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वो मुझे और मेरी आवाज को फौरन पहचान गई थी। वो रोने लगी। उसने चिल्लाकर कांस्टेबल को आवाज लगाई और कहा कि ले जाओ इन्हें यहाँ से, इन्हें मेरे कमरे से निकाल दो। मैं अभी कुछ कहने ही वाला था, 2 हवलदार आए। उन्होंने मेरा बाजू पकड़ा और मुझे कमरे से बाहर लाकर खड़ा कर दिया। मैं भी दरवाजे पर खड़ा होकर फूट फूट कर रो रहा था। फिर थोड़ी ही देर के बाद एक लेडी कांस्टेबल आई, मुझे दूसरे कमरे में ले गई, मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आई और कहने लगी कि अंकल जी पी लीजिए, मैडम अभी यहाँ आकर आपसे बात करेंगी। तब जाकर मेरे दिल को सुकून मिला था और मैंने सोचा था कि मेरी बेटी मुझे जरूर माफ कर देगी। मैं खामोशी से वहां बैठे रहा और अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सोचने लगा। जिस समय मैं घर छोड़कर आया था तो मेरी पत्नी और मेरी माँ बिलक बिलक कर रो रही थी और मेरी तीनों बेटियां अनजान थी। उन्हें नहीं पता था कि उनके पिता क्या कर रहा है। आज मेरी वही रोशनी मेरी जिंदगी का मुझे इकलौता सहारा लग रही थी। थोड़ी देर के बाद रोशनी कमरे में आई और कहने लगी कि आपने कोल्ड ड्रिंक नहीं पी? पी लीजिए, आपको इसकी बहुत जरूरत है। मैंने सर उठाकर उसकी तरफ देखा। मैंने बॉटल हाथ में लिया। मेरे हाथ कांप रहे थे। मेरी नजर बार बार अपनी बेटी के चेहरे पर जा रही थी। मैं उससे बात करने के लिए शब्द ढूंढ रहा था, लेकिन जुबान पर वो आ ही नहीं सके। फिर मैंने धीरे से कहा कि बेटा, मुझे माफ कर दो। उसने हाथ उठाकर रोका और कहने लगी कि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसकी आवाज कांप रही थी, शायद उसके दिल के अंदर कुछ चल रहा था। वो कहने लगी कि आपकी परेशानी मुझे पता चल गई है। मैंने आपके बेटों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। कानून अपना काम करेगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे पता था कि मेरी बेटी मेरा साथ जरूर देगी। उसने फौरन जवाब दिया कि सुनिए, मैं आपको नहीं जानती, आप कौन है? मैं सिर्फ कानून से मतलब रखती हूँ। मेरा फर्ज है कि मैं मजलूमों का साथ दूं और आप अपने ये नरम शब्द अपने बेटों के लिए बचाकर रखिए, जो अभी तक आपके इंतजार में होंगे। ये कहकर वो पलट गई और कमरे से निकल गई। मैं वहीं पर बैठा रह गया था। उसके इस शब्द ने मुझे तोड़ दिया था। सारी जिंदगी मैं समझता था कि बेटे ही वारिस होते हैं, लेकिन आज बेटी ने मेरे लिए वो किया जो किसी बेटे ने नहीं किया। इंसाफ का दरवाजा खुला। मेरी बात सुनी, मेरी बेबसी को जगह दी गई, लेकिन वो रिश्ता जिसकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी, बेटी की मोहब्बत और माफी, वो मुझसे छीन ली गई थी। शायद ये सब कुछ मैंने अपने हाथों से ही बर्बाद किया था। मेरी बेटी आज इंसाफ की कुर्सी पर बैठी थी और मेरे लिए वो सब कुछ कर रही थी जो एक बेटी एक पिता के लिए कर सकती है, सिवाय पिता कहने के। कमरे में खामोशी थी। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मैंने बाहर झांक कर देखा तो आसमान जैसे मेरे अंदर की हालत पर रो रहा था। अब सिर्फ अदालत बाकी थी और शायद मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गवाही भी मैं इस कमरे में देना चाहता था। हवलदार ने कहा कि आप यहीं रह सकते हैं जब तक आपका फैसला नहीं हो जाता, क्योंकि आपके बेटों ने आपको घर से निकाल दिया है। उसके बाद आप इज्जत से अपने घर जा सकेंगे, ऐसा मैडम ने कहा है। मैं खामोश हो गया। यहाँ मुझे सुकून से रहने की जगह दे दी गई थी,
यहाँ पर एक कमरा ऐसा था जहाँ पुलिस कांस्टेबल अपने जरूरी काम किया करते थे। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना मुझे टाइम से दिया जा रहा था। सब कुछ खामोशी से, इज्जत से, कोई सवाल नहीं, कोई एहसान जताने की कोशिश नहीं। यहाँ मुझे वो सुकून मिल रहा था जो शायद मुझे अपने घर में नहीं मिल पा रहा था। मैंने कभी अपनी बेटी को गोद में भी नहीं लिया था और वो मेरे लिए इतना सब कुछ कर रही थी। मैंने उसे दुनिया की भीड़ में ऐसे छोड़ दिया था जैसे कोई अजनबी किसी बच्चे को बस स्टॉप पर छोड़कर चला जाता है। फिर आज वही बेटी बड़ी होकर मुझे सबसे बड़े ताने दे रही थी। सिर्फ मेरा ख्याल नहीं रख रही थी बल्कि मुझे कानूनी ताकत भी दिलवा रही थी। मेरी आंखें रोज उसका इंतजार करती थी, मगर मैं शर्मिंदा भी होता था। एक दिन दोपहर के समय कमरे का दरवाजा खुला। रोशनी हाथ में एक फाइल लेकर आई। उसके चेहरे पर मामूली सी सीरियसनेस थी, लेकिन शब्दों में नरमी थी। उसने कहा कि ये फाइल है, इस पर आप अपने सिग्नेचर कर दीजिए। मैंने अदालत में आपका केस दायर कर दिया है। कल पेशी है, आपके दोनों बेटे भी अदालत आएंगे और आपको भी ले जाया जाएगा। मैंने उसकी तरफ देखा और खामोश रहा। उसने धीरे से कहा कि लगता है कि आप कोई गलत कदम उठा रहे हैं। आप अपने ही बच्चों के खिलाफ जा रहे हैं। आपके पास अभी भी समय है, आप चाहें तो अपना फैसला बदल सकते हैं। मैंने धीरे से कहा कि नहीं बेटा, जिंदगी में पहली बार तो मैं ठीक फैसला कर रहा हूँ। वो 1 मिनट के लिए मेरी तरफ देखती रही, फिर बिना कुछ कहे वहां से वापस चली गई। उसके जाने के बाद मैं काफी देर तक फाइल को देखता रहा, जिसमें मेरा नाम, मेरे बेटों का नाम और जमीनें दर्ज थीं। वो जमीन जिनके लिए मैंने रिश्ते कुर्बान कर दिए थे, इज्जत रौंद दी थी, एक औरत की आंखों से सपने छीन लिए थे, 3 बेटियों को बेसहारा कर दिया था। मुझे आज अपनी पत्नी की याद आती है तो मैं सोचता हूँ कि मेरी पत्नी ने मेरी बेटियों को कितनी अच्छी परवरिश दी, कि बड़ी बेटी को एसपी बनाया। मैं अभी तक अपनी छोटी बेटियों से नहीं मिला था। पता नहीं वो कहाँ थी, कैसी थी। मैं उनसे भी मिलना चाहता था, लेकिन अभी शर्मिंदा था। अभी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अब मैंने फैसला किया था कि मैं अपनी जायदाद अपने बेटों और बेटियों में बराबर से बांटूंगा। ये भी तो मेरा ही खून थी। मैं अपने 5 बच्चों को बराबर से हिस्सा दूंगा। मेरी बेटियां, जिनको सारी जिंदगी मेरे हिस्से का प्यार भी नहीं मिल सका, तो क्या मैं इस काबिल भी नहीं कि उनको अब अपनी जायदाद का थोड़ा थोड़ा हिस्सा ही दे दूं। मैंने सारी जिंदगी अपने बेटों की गलतियों को नजरअंदाज किया, बल्कि वो तो मुझे ही लावारिस समझते रहे। अगले दिन जब मैं अदालत के गेट के अंदर दाखिल हुआ तो मेरे दोनों बेटे सामने आ गए। उनके चेहरे पर गुस्सा था। एक ने मुझे बाजू से पकड़कर खींचते हुए कहा कि पिताजी, आप पागल हो गए हो क्या? ये आपकी 3 बेटियां कहाँ से आ गईं और आप इनको हिस्सा क्यों दोगे? बड़े बेटे ने मुझे धमकी दी और कहा कि हमें हमारी पूरी जायदाद चाहिए, लेकिन अगर बेटियों को हिस्सा दिया तो याद रखना, हम आपको अदालत के अंदर घसीट कर ले जाएंगे। उनकी आवाज वहां बंद हो गई। लोग हमें देखने लगे, लेकिन मेरे अंदर अजीब सी ताकत आ गई थी। मैंने दोनों की तरफ देखकर कहा कि आज जो भी मैं हक दूंगा उनको दूंगा, जो सारी जिंदगी इस हक से दूर रही। मेरी बेटियां, वो भी मेरा अपना खून है, जैसे कि तुम लोग हो। ये बात सुनकर वो आग बबूला हो गए। छोटे बेटे ने मेरे गिरेबान पर हाथ डाल दिया। कहने लगा कि आपको शर्म नहीं आती? सारी जिंदगी हमें वारिस कहते रहे और अब अचानक से आने वाली बेटियों को हमसे ज्यादा समझने की कोशिश कर रहे हो। जब मेरी बेटी ने ये सब कुछ देखा तो एक को दूर धकेला और दूसरे के मुंह पर थप्पड़ मारा और कहने लगी, बाप का गिरेबान पकड़ते हुए तुम लोगों को शर्म नहीं आती? अब जो भी बात होगी अदालत के कमरे के अंदर होगी, चलो अंदर। उन लोगों ने मुझे घूरते हुए तेजी से कदम अंदर बढ़ाए। मेरी बेटी की वर्दी चमक रही थी, उसकी आंखों में भरा हुआ गुस्सा, सब कुछ मुझे दिखाई दे रहा था। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैं जिंदगी भर बेटा बेटा करता रहा, लेकिन आज मेरी बेटी मेरा सपोर्ट बन चुकी थी। वो बेटी जिसे मैं लवारिस समझता रहा। मेरी बेटी मेरे पास आई और कहने लगी कि आपको जो भी कहना है तेज आवाज में कहना, मैं आपके साथ हूँ। आज उसकी वर्दी के नीचे मेरे लिए मोहब्बत झलक रही थी, जो काफी सालों से दबी हुई थी। सब लोग अदालत में जमा हो चुके थे। कानून के मुताबिक मुझे गवाही देने के लिए कटघरे में बुलाया गया। मेरा दिल धड़क रहा था, आंखों में आंसू और जुबान पर सच था। मैंने कहा कि मेरा नाम अविनाश वर्मा है। मैं अपनी जायदाद अपने दोनों बेटों के साथ साथ अपनी 3 बेटियों को भी बराबर से देना चाहता हूँ। ये मेरा अपना फैसला है और मैं इस पर कायम रहूंगा। अदालत के कमरे में खामोशी छा गई। मेरे बेटे हैरान रह गए। उनके चेहरे पर उलझन थी। शायद ये बात उनके लिए बर्दाश्त के बाहर थी कि मैं अपनी बेटियों को भी अपनी जायदाद दे रहा हूँ, जिनको कभी मैंने परिवार का हिस्सा नहीं समझा। रोशनी खड़ी हुई। उसने जज से इजाजत लेकर बात शुरू की और कहा कि जज साहब, ये इंसान मेरे पिता है। मैं यहाँ उनके साथ खड़ी हूँ,
उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी गलतियां की हैं, जिनमें सबसे बड़ी गलती ये थी कि इन्होंने अपनी बेटियों को कभी प्यार नहीं दिया। लेकिन आज जब वो अपनी गलतियां सुधारना चाहते हैं तो मैं इसकी इज्जत करती हूँ, क्योंकि ठोकर खाकर ही इंसान को अपनी गलती का एहसास होता है। मगर मुझे क्या, मेरी बहनों को इनकी दी हुई जायदाद से कोई मतलब नहीं है। मेरी माँ ने मेरे पिता के बिना मेरी और मेरी बहनों की परवरिश बहुत अच्छे से की। मेरी एक बहन डॉक्टर है, मैं खुद एसपी हूँ और मेरी सबसे छोटी बहन टीचर है। हम तीनों ही काबिल हैं, इसलिए हमें उनकी जायदाद नहीं चाहिए। मैं ये बात आपके रिकॉर्ड में शामिल करना चाहती हूँ, हमें इनका हिस्सा नहीं चाहिए। जज ने हैरानी से पूछा कि क्यों, ये तो तुम्हारा हक है। रोशनी ने सर उठाकर कहा कि बेटियां जायदाद के बराबर से हकदार होती हैं, लेकिन वो तो इज्जत की भी हकदार होती हैं। उन्हें मोहब्बत की ज़रूरत होती है और हमारी माँ ने सारी ज़िंदगी हमें अपने पिता की इज्जत करना सिखाया। हालांकि हमारे पिता हमारी माँ को डिवोर्स देकर हमें छोड़कर जा चुके थे, हमें अच्छे संस्कार दिए, हमेशा हमें अच्छे और भलाई के रास्ते पर चलना सिखाया। कभी भी हमारे दिल में ये ख्याल नहीं आने दिया कि हमारे पिता ने हमारे लिए कभी कुछ नहीं किया। आज यही वजह है कि मैं और मेरी बहनें अपने पिता से नफरत नहीं करते। हाँ, नाराज ज़रूर हैं, क्योंकि हमने अपने पिता के बिना बड़ी मुश्किलों से ज़िंदगी गुजार दी थी। मैं अपने पिता का सर झुका हुआ नहीं देख सकती। मेरी माँ भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी सिखाई हुई एक एक बात हमारे दिल में बसी हुई है। मेरी बेटी की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मेरे शरीर में बिजली की लहर दौड़ गई थी। मैं वहीं कटघरे में खड़ा रो पड़ा। अदालत के कमरे में पूरी तरह से खामोशी छा गई। मैंने हाथ जोड़कर वहीं सबके सामने अपनी बेटी से माफ़ी मांगी और कहा कि बेटा, तुम्हारी माँ तो इस दुनिया से चली गई। मैंने उनके साथ भी बहुत बुरा किया और तुम्हारे साथ भी, मगर तुम मेरे सामने हो, इसीलिए मुझे माफ़ कर दो। मेरी बेटी कहने लगी कि पिताजी, मैंने आपको माफ़ कर दिया है और मेरी बहनों ने भी, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। मेरे दोनों बेटे भी शर्मिंदा नजर आ रहे थे, उनके चेहरे पर शर्मिंदगी थी। शायद उन्हें एहसास हो गया था कि जिस जायदाद के पीछे वो लड़ रहे थे, उससे बड़ी कोई चीज़ और भी है। वो है बेटी की गैरत, बेटी का बड़ा दिल। अदालत मेरे हक में फैसला दिया। बेटों को कानूनी पाबंदियों के मुताबिक मेरी जायदाद से दूर कर दिया गया। उनको सिर्फ इतनी ही जायदाद दी गई जितने पर उनका हक बनता था और बाकी की जायदाद की निगरानी के लिए रोशनी को निगरान बना दिया गया। अदालत से निकलते समय मेरा दिल हल्का हो चुका था, लेकिन आंखें अभी उस एक शब्द का इंतजार कर रही थी, पिता सुनने के लिए। पिता, वो शब्द जिसको मैंने कई सालों पहले खुद ही अपने हाथों से खोया था और जिसकी वापसी शायद मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी बन सकती थी। लेकिन अभी वो समय नहीं आया था। अब मैं जान चुका था कि जायदाद का वारिस बनाना आसान है, लेकिन इज्जत की वारिस तो सिर्फ बेटियां बन सकती हैं। अदालत ने मेरे हक में फैसला दे दिया था। वो सब कुछ जो मैंने अपने बेटों के हवाले अपने हिसाब से करना चाहा था, अब कानून के हुक्म से मेरे हाथ में वापस आ चुका था। मेरे दिल में किसी जीत का घमंड नहीं था, लेकिन एक खालीपन था, जैसे मैं सब कुछ जीत कर भी हार चुका हूँ। मैंने अपने वकील से कागजात तैयार करवाए, जो जमीन और जायदाद थी जिसमें सबके हिस्से बराबर बराबर कर दिए। मैंने हर एक के लिए कागजात में हिस्सा लिखवाया। मेरी बेटियां इस फैसले पर हैरान थी, लेकिन खामोश भी थी। शायद वो जानती थी कि मैं इस समय किसी और हालात से गुजर रहा हूँ। मैंने जब घर के कागजात पर सिग्नेचर किए और कहा कि ये घर मैं तुम दोनों बेटों के नाम कर रहा हूँ, तुम लोग इस घर में रहो, मैं कहीं भी रह लूंगा, बस तुम खुश रहो। उनके चेहरे पर खुशी की झलक तो जरूर आ गई थी, जैसे वो चाहते भी यही थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनके पिता उनसे दूर होने वाला था। और फिर मुझे पता चला कि वो लोग चाहते भी ऐसा ही थे कि उनके पिता भी उनसे अलग हो जाए। मेरी पत्नी को भी इस बात पर कोई अफसोस नहीं था और अब मैं उनसे जबरदस्ती कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता था। उन्होंने जायदाद के लिए मुझे ठुकरा दिया था। मैं अब उनकी मोहब्बत के लिए वहां नहीं रहना चाहता था। दिल में सिर्फ इतनी हसरत थी कि बस मेरी बेटी मुझे प्यार से और दिल से पिता कहकर पुकारे। मैं जानता था कि वो दिन कभी नहीं आएगा। अदालत से वापसी पर मैं रोशनी के साथ उसकी गाड़ी में बैठा। वो खामोश थी और मैं भी खामोश था। कुछ देर के बाद जैसे ही हम पुलिस स्टेशन पहुंचे, रोशनी ने धीरे से कहा कि पिताजी, ये शब्द सुनते ही जैसे मेरे दिल के सारे जख्मों को मरहम मिल गया हो। मैंने फौरन उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन जुबान बंद हो गई थी। कुछ ऐसा ही हाल मेरा भी था। मैंने कहा, बेटी, एक बार फिर से मुझे पिता कहकर पुकारो। मेरी बेटी ने गाड़ी रोक ली, मेरी तरफ देखा और धीरे से कहने लगी कि पिताजी, आप मेरे साथ चलिए, आप हमारे साथ हमारे घर में रहना। हम कब से आपकी मोहब्बत के लिए तरस रहे हैं। क्या अब आप हमें हमारी तरसे हुई मोहब्बत दे सकते हैं? मेरी आंखों में आंसू आ गए।
मैंने अपनी बेटी के सर पर हाथ रखा और कहा, हाँ बेटा, क्यों नहीं, अब मेरे लिए सब कुछ तुम ही तो हो। मैं भी अपनी पुरानी गलतियों का पश्चाताप करना चाहता हूँ। मैं तो इस लम्हे के लिए बरसों से तरस रहा था। मैंने अपनी बेटियों को दुनिया की नज़रों में लावारिस समझा था। मैंने हाथ जोड़कर कहा कि बेटी, मैंने तुम पर बहुत जुल्म किए, तुम पर, तुम्हारी माँ पर और अपनी दोनों छोटी बेटियों पर भी। उसने कहा, पिताजी, आपने जो किया वो पुराना समय था और पुराना समय गुजर गया, तो आपको ये बातें भी भूल जानी चाहिए। लेकिन हम बेटियां लावारिस नहीं होती। आपकी गलतियां हमें हमारी पहचान से जुदा नहीं कर सकती। आपकी तीनों बेटियां आज भी आपका इंतजार करती हैं। मैंने पहली बार अपनी बेटी को गले लगाया। ऐसा लग रहा था जैसे बरसों की दूरी अब मिट चुकी हो। एक ऐसा सुकून था जो मेरे बेटों की जिद में नहीं था, जो सिर्फ बेटी की बाहों में था। रोशनी ने घर पहुंचकर बताया कि एक बहन डॉक्टर है और एक बहन टीचर है और हम तीनों मिलकर अपने घर को चलाते हैं। दरअसल जब दादी की मौत हो गई थी तब माँ हमें शहर लेकर आ गई थी। माँ को तो पता ही नहीं था कि आप किस शहर में हो। हम लोग यहाँ रहे। माँ ने लोगों के घरों में नौकरी की, हमें पढ़ाया लिखाया, हमारे सपने पूरे किए और फिर जब हम किसी काबिल हो गए तो माँ हमें इस दुनिया से छोड़कर चली गई। पिताजी, माँ ने हमारे लिए बहुत सारी कुर्बानियां दी थी। मेरी आंखों में आंसू थे और दिल में अपनी पत्नी की आत्मा के लिए शांति थी कि ऊपर वाला उसकी आत्मा को शांति दे। उसने मेरी बेटियों के लिए काफी कुछ किया। शायद उसकी ही मेहनत का नतीजा था जो आज मेरी बेटी मेरे सामने मेरी मदद का जरिया बनी थी। मैंने कहा, बेटा, तुम्हारी माँ को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता था, फिर भी मैंने उसे बहुत दुख दिया। रोशनी ने कहा कि माँ बहुत बहादुर थी पिताजी। उन्होंने हमें कभी किसी चीज की कमी महसूस ही नहीं होने दी, सिर्फ पिता की कमी हम तीनों बहनों ने हमेशा महसूस की। लेकिन अब आप आ गए हो हमारी कमी को पूरा करने के लिए। मेरी बेटी मुझे घर के अंदर लेकर गई, जहां मेरी छोटी बेटी गले में स्टेथोस्कोप और सफेद कोट पहनकर खड़ी हुई थी और दूसरी तरफ मेरी सबसे छोटी बेटी जिसकी आंखों पर चश्मा था। वो दोनों मुझे देखकर हैरान रह गईं। मैं उनके लिए एक अजनबी इंसान था। जब रोशनी ने उनको बताया कि ये हमारे पिताजी हैं तो वो दौड़कर खुशी खुशी मेरे करीब आई और उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और हम चारों बाप बेटी फूट फूट कर रोने लगे। वो कहने लगी कि पिताजी, आप आ गए हो, हम आपका कब से इंतजार कर रहे थे। जब से दीदी ने हमें बताया था कि आप हमारी जिंदगी में वापस आ गए हो तब से हम लोग बहुत खुश हुए थे। हमने ही दीदी से कहा था कि वो आपको यहाँ जरूर लेकर आए, हम आपके साथ रहना चाहते हैं। मैंने अपनी बेटियों के सर पर हाथ रखा और कहा कि बेटा, अब मैं तुम लोगों के साथ रहूंगा। आज मैं अपनी तीनों बेटियों के साथ रहता हूँ। मुझे अपने बेटों की याद नहीं आती। मेरी तीनों बेटियां बेटा बनकर मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। मैं आज भी शर्मिंदा हूँ और उनसे अपनी पुरानी गलतियों की माफ़ी मांगता रहता हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।